हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रियंका दांगी है और आप मेरे चैनल टारगेट एमपीपीएससी विद प्रिया पर हैं। वैसे तो ये वीडियो एक तरह से सेपरेट ही रहने वाला है। यदि कोई नया आया है तो जाहिर सी बात है टॉपिक ढूंढता हुआ ही आया होगा, और जो पुराने व्यूअर्स हैं या जो हमसे कंटिन्यू कनेक्ट हैं उनको पता ही है आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज इधर उधर की बातें हम ज्यादा नहीं करेंगे क्योंकि 19 जून को होप सो हमारा पेपर है। देखते हैं, स्थगित करने की मांग चल रही है। वैसे मैं तो इसके पक्ष में नहीं हूं, मेरे हिसाब से तो हो जाना चाहिए। अप्रैल में भी स्थगित हो गया था, अब फिर से होगा, एक दो महीने के लिए आगे जाएगा, तो वो अच्छी बात तो नहीं है। पर ठीक है, अब वो भी जो मांग कर रहे हैं वो भी उनके हिसाब से वहां भी सही है। जो चुनाव में जिनकी ड्यूटी लगी है वो एग्जाम नहीं दे पाएंगे, ये उनका पक्ष उन्होंने रखा है। तो देखते हैं क्या होता है। फिलहाल तो जब मैं 15 जून को ये वीडियो बना रही हूं तो अब तक तो ऐसी कोई अपडेट नहीं है। आप इधर उधर के बहकावे में मत आना, इधर उधर की बातों में मत आना। आप तो एमपीपीएससी की साइट पे विजिट करते रहना। यदि मुझे जानकारी मिलेगी तो टेलीग्राम चैनल पे मैं आपको अपडेट कर ही दूंगी, है ना। तो आप बेस्ट है कि आप एमपीपीएससी की साइट पे ही देखते रहना क्या स्थिति रहती है, स्थगित होता है कि नहीं होता है। और होना तो है ही, पेपर तो तैयार तो हमको रहना ही है ना। तो कई मैसेज मुझे प्राप्त हो रहे थे कि जो अनुच्छेद हैं, हम नगरीय निकाय और पंचायतें पढ़ चुके हैं, अच्छे से पढ़ चुके हैं, उनके प्रॉपर नोट्स भी बना लिए हमने, लेकिन उनके संबंध में जो अनुच्छेद हैं कई लोग कह रहे हैं कि मैम वो अनुच्छेद हमें याद नहीं हो रहे हैं। तो भाई होता क्या है कि अब तक का तो पीएससी का रिकॉर्ड क्या रहा है कि वो सीधे सीधे स्थानीय स्वशासन के अनुच्छेदों को सीधे सीधे उठा के उनकी हेडिंग के साथ ही रख देता है। तो बाकी सब करें और आप छोड़ दो और आपसे नहीं बना तो फिर ये आपके लिए लॉस वाली बात हो जाएगी। तो मैंने सोचा एक वीडियो हम शॉर्ट रिवीजन का रख लेते हैं जहां सिर्फ हम अनुच्छेद और उनकी हेडिंग समझेंगे, ताकि हमें कोशिश करेंगे यही याद हो जाए। ठीक है। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज का और करेक्शन करवाना चाहूंगी। जो पिछला वीडियो हमने बनाया था, देखा है आपने, तो मैंने वहां एक चीज आपसे कही थी जब मैं नगरीय निकाय आपसे पढ़ा रही थी। इसी का जस्ट पिछला वीडियो जो है उसमें मैं नगरीय निकाय जब आपको पढ़ा रही थी तब मैंने आपको महापौर और अध्यक्ष के चुनाव के संबंध में बताया था कि भाई अध्यादेश लाया गया है और अब चुनाव कैसे होने हैं उसके लिए अध्यादेश लाया गया है। वहां एक चीज मैंने आपसे कही थी कि क्यों लाया गया है, क्योंकि कमलनाथ सरकार 2018 में जब आई थी तो उसने अधिनियम बना दिया था कि अध्यक्ष और महापौर का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होगा, यानी पार्षद चुनेंगे। ये चीज मैं आपको बता चुकी थी। तो देखिए, अब वहां जैसा कि हमने अनुच्छेद पढ़े थे तो हमने देख लिया था कि भाई राज्य का विधानमंडल यानी विधायिका ये तय करती है विधि बना के कि आप कैसे अध्यक्षों के चुनाव और जो महापौर है उसके चुनाव कैसे कराए जाएंगे, है ना। एक तरह से नगर निगम का अध्यक्ष महापौर हो गया, है ना। तो उनके चुनाव कैसे कराए जाएंगे ये कौन तय करता है, राज्य का विधानमंडल करता है। इसलिए हमारे यहाँ की विधायिका ने क्या किया था, जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी तो उन्होंने क्या करवाया था, इस संबंध में अधिनियम बनवाया था कि अब जो है वो अध्यक्ष और महापौर के जो चुनाव होंगे, यानी नगर पालिका और नगर पंचायत के जो अध्यक्ष होंगे और नगर निगम के जो महापौर होंगे उनके चुनाव पार्षद करेंगे। यानी पार्षद को चुन के हम भेजेंगे और अपने में से पार्षद उन लोगों को चुनेंगे। तो ये चीज हमने पढ़ी थी। तो वहां एक चीज मुझसे भूल गई थी कि 2018 में जो है उसकी गवर्नमेंट आई थी कांग्रेस की, तो मुझसे वो डेट वहां पे या ईयर वहां पे 2018 ही भूल गया था कि इसके संबंध में अधिनियम 2018 में आया था, जबकि ऐसा नहीं है। अधिनियम कब आया था इस संबंध में वो हम थोड़ा सा वहां पे करेक्शन कर लीजिए यदि आपने कहीं लिखा है तो, नहीं तो सुन लीजिए यदि इस तरह का कोई क्वेश्चन आ गया तो। क्योंकि अभी भी क्या हुआ है, बीजेपी गवर्नमेंट अधिनियम नहीं लाई है, जो चुनाव करा रही है उसके लिए अध्यादेश आया है ना। यानी ये अधिनियम था। यदि अध्यादेश नहीं आता तो कायदे से इसी अधिनियम के तहत इनको चुनाव करवाने पड़ते। लेकिन होता क्या है कि यदि विधानसभा सत्र में नहीं है यानी विधायिका सत्र में नहीं है तो राज्यपाल क्या करता है, विधेयक सॉरी अध्यादेश ले आता है। तो वही हुआ है, अध्यादेश के जरिए अब इनके जो है चुनाव कराए जा रहे हैं। ठीक है। तो ये अधिनियम क्या था वो आप देख लीजिए। तो इस अधिनियम का नाम था मध्य प्रदेश, वहां मुझसे 2018 बोल गया था जबकि ये अधिनियम 2019 का है। तो मध्य प्रदेश नगर पालिक नगर पालिक विधि
संशोधन विधेयक 2019, ये विधेयक जो है वो पारित हो गया था 2020 में, यानी अधिनियम कब बन गया था? 2020 में, है ना। लेकिन इस अधिनियम का नाम क्या है? तो मध्य प्रदेश नगरपालिक विधि संशोधन। अब यहाँ पे जब ये अधिनियम बन गया था 2020 में, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? अधिनियम के नाम में विधेयक की जगह अधिनियम लग जाएगा, यानी अधिनियम ये 2019 का ही है। ठीक है, तो आप क्वेश्चन अच्छे से समझना कि आपसे पूछा क्या जा रहा है। और वैसे भी इससे पहले अध्यादेश लाया गया था 2019 में ही, क्योंकि ये चुनाव तभी होने थे, स्थानीय स्वशासन यानी पंचायतों के और नगरीय निकायों के चुनाव तभी होने थे। इसलिए क्या किया था? पहले अध्यादेश लाया कि भाई महापौर और अध्यक्ष के चुनाव अब कैसे होंगे? अप्रत्यक्ष होंगे। उसके लिए अध्यादेश 2019 में लाया और उसी अध्यादेश को फिर निरसित करके ये अधिनियम लाया गया था। तो ये यदि क्वेश्चन इस तरह से आ जाए कि जो अभी जो है किस अधिनियम के तहत नगरीय निकायों के अध्यक्ष और महापौर का चुनाव अप्रत्यक्ष कर दिया गया था, कौन से अधिनियम के तहत कर दिया था? तो 2019 का अधिनियम है, मध्य प्रदेश नगरपालिक विधि संशोधन अधिनियम 2019 है। इसे 19 क्यों कहा गया है? क्योंकि विधेयक ये 2019 का था। ठीक है, लेकिन कब पारित हुआ, है ना, ये पूछा जाए, या अधिनियम कब बना? तो 2020 में। तो ये चीज आप याद रखना है। ठीक है, ये चीज आप यहाँ पे याद रखिएगा, वो वहां 2018 नहीं है, यानी 2018 में नहीं किया गया था। ठीक है, तो ये चीज क्लियर है, आई होप क्लियर होगी। अब अपन टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। उससे पहले अच्छा, एक चीज मुझसे पूछी जा रही है, उससे पहले मैं उसके बारे में बता देती हूँ कि कुछ मैसेज मुझे प्राप्त हुए कि मैम अभी ये लास्ट डे में क्या पढ़े, 2-4 दिन जो बचे हैं। तो आपको नहीं लगता आपने थोड़ा जल्दी पूछ लिया? यदि आपको लगता है कि सामने वाला बताने में सक्षम है, वो गाइडेंस दे सकता है, तो आपको थोड़ा जल्दी पूछना चाहिए था ना। मतलब आप 2-3 दिन पहले पूछ रहे हो कि अब क्या पढ़ना चाहिए। खैर, यदि मैं 2-3 दिन की बात कहूं तो यदि आपने सिलेबस के अकॉर्डिंग अच्छे से तैयारी की है, आपका मोस्टली सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, तो मेरा सजेशन रहेगा इस टाइम पे जो चीजें आप भूल रहे हो बार बार, कई चीजें होती हैं, जैसे कई तरह के आंकड़े होते हैं और कई तरह के नाम वगैरह होते हैं, अवार्ड वगैरह मिलते हैं, तो उनको आप रिवाइज करिए, यदि ताकि वो आपको ऐसा ना हो कि पढ़ते हुए कोई चीज आपसे गलत हो गई है ना। तो वैसा नहीं होना चाहिए यदि आपने मोस्टली सिलेबस कंप्लीट किया है। यदि किसी भी रीजन से आपका ये 2-3 चीजें छूट गई हैं जो मैं बताने जा रही हूँ, तो फिर आपको 2-3 दिन में ये चीजें कवर कर लेना चाहिए। उसके बाद जो एक्स्ट्रा टाइम मिलता है आप अपना रिवीजन में कर लीजिए। एक चीज क्या है? वन स्थिति रिपोर्ट हर 2 साल में आती है। तो ये नई आ चुकी है 2021 की, और 4-5 महीने इसको हो भी गए हैं, तो हो सकता है करंट अफेयर के तौर पे भी, और वैसे भी तो मध्य प्रदेश और इंडिया के सभी जो भी फैक्ट इसमें से निकल के आएंगे वो आप पढ़ लीजिए, है ना, जितने भी आंकड़े हैं। अच्छा, जो पीएससी एग्जाम अभी कुछ दिन पहले से जो एग्जाम कंडक्ट करा रहा है भाई, अदर फील्ड में भी वो एग्जाम कंडक्ट करा रहा है ना, तो क्या है, हमारी सिविल वालों के सिलेबस से उठा के कुछ टॉपिक उनको रखे हैं, तो हमारी सिलेबस से है, तो जाहिर सी बात है हम वहां से उनको यदि लगाते हैं जीएस के क्वेश्चन, तो उससे हमें अंदाजा लग रहा है कि यहाँ पे 2019 के आंकड़े फिलहाल वो इस वन स्थिति रिपोर्ट में पूछ रहा है, क्योंकि हर 2 साल में आती है, तो 21 वाली भी आ गई, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपसे 21 वाले के नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन जो पुराने पेपर अभी कुछ दिनों में हुए हैं वहां 2019 के पूछ रहे हैं। तो आपको करना क्या है, आपको दोनों ही आंकड़े कंपैरिजन करके पढ़ना है ना, क्योंकि वहां तो हमको पढ़ना ही पड़ता है, तभी तो हमें पता चलता है कि किस तरह से वृद्धि हुई है, कौन कौन से क्षेत्र में वृद्धि हुई है ना। तो इस तरह से हम वैसे ही पढ़ते हैं, वृद्धि हुई है या कमी आई है ना। तो आपको 2019 के भी आंकड़े पढ़ लेना चाहिए और 2021 वाली रिपोर्ट के भी आंकड़े आपको पढ़ लेना चाहिए, यदि आपने किसी भी रीजन से उनको छोड़ दिए हैं तो यहां से क्वेश्चन आते हैं। एक आप क्या कर लीजिए, आर्थिक सर्वेक्षण,
मध्य प्रदेश का, जैसे अभी कुछ जो एग्जामों की मैं बात कर रही हूं वहां से जो मध्य प्रदेश के लिए क्वेश्चन आए हैं, मध्य प्रदेश के आर्थिक सर्वेक्षण से, वो पिछले साल के से आए हैं, लेकिन अब मार्च में दोबारा नया आ गया है, तो हो सकता है आपसे नया वाला भी पूछ लिया जाए, और यदि आपके पास टाइम है तो एक बार पुराना भी देख लीजिएगा, है ना। तो ये आपको कहीं भी मिल जाएगा, कोई भी आई थिंक मैगजीन वगैरह में भी आया ही होगा, आपने करंट अफेयर में ये चीजें पढ़ी होंगी। यदि देख सकते हो तो एक बार बजट के जो मेन मेन आंकड़े रहते हैं वो देख लेना। जैसे चाइल्ड बजट इस बार पहली बार लाया गया था, तो उसका कितना प्रावधान किया गया है, उसमें टोटल बजट कितने का लाया गया था, तो इस तरह से किसी विशेष जो खास योजना होती है उन पर कितना दिया गया है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको बजट से भी आई थिंक कर लेना चाहिए, और बजट एक बार छोड़ भी दोगे तो आपको आर्थिक सर्वेक्षण से तो ये तो देख ही लेना चाहिए कि जीडीपी कितना % वृद्धि हुई है ना। और उस तरह से सिंचाई वगैरह के क्षेत्र में, खनिज वगैरह के क्षेत्र में जो भी आंकड़े हमारे सामने निकल के आ रहे हैं, तीनों क्षेत्रों में प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र में किसका योगदान सबसे ज्यादा रहा है और इन तीनों का कितना कितना % योगदान रहा है, इस तरह से आपको आर्थिक सर्वेक्षण कवर कर लेना चाहिए। ठीक है। एक मैं आपको कहना चाहूंगी, मध्य प्रदेश के अवार्ड जो भी स्पोर्ट्स में भी मिले हैं, यानी विक्रम, एकलव्य, ये सारे मिले हैं, वो सारे भी, और ये तानसेन, कालिदास इस साइड ये वाले मिलते हैं, वो भी आपको कर लेने चाहिए। अब लास्ट में यदि आपने पढ़े भी हैं तो भूल रहे हो तो उनको रिवीजन कर लीजिए अच्छे से। ये तीनों टॉपिक ऐसे हैं जहां से आपको एक दो क्वेश्चन देखने को मिल ही जाएंगे, है ना। तो भाई कुछ लास्ट टाइम में कुछ ऐसा पढ़िए ना जहां से क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। तो थोड़ा जल्दी पूछ लिया करिए, थोड़ा लेट आप पूछ रहे हैं, पर ठीक है, कोई नहीं, है ना। चलिए अब अपने टॉपिक पे अपन बढ़ते हैं। अब हम क्या देख रहे हैं, नगरीय निकाय और पंचायतों के संबंध में उनके अनुच्छेद एक बार इस तरह से देख लेते हैं कि हमें यहीं पे याद भी हो जाए और एक बार शॉर्ट रिवीजन भी हो जाए। ठीक है, चलिए। अच्छा, ये टॉपिक यदि आपको नहीं मिलते हैं तो मेरे पास एक बुक थी, आप मुझे पता नहीं है, मैंने जनवरी फरवरी में ये बुक ली थी, ये तथ्यवाण की थी, बढ़िया थी, इसमें काफी कुछ चीजें थी, जैसे वन स्थिति रिपोर्ट भी है इसमें, और जो अवार्ड मिले हैं करंट के वो भी सारे अपडेट किए गए हैं, कुछ मध्य प्रदेश की हस्तियों को कुछ पद्मश्री मिले हैं, है ना, तो उनके भी दिया गया है। तो एक बार ये आप देख लेना, यदि ये मिल जाती है तो ठीक है, यदि कहीं से भी नहीं मिलते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप के थ्रू या कमेंट में कहीं भी आप मुझे बता सकते हैं। मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे या व्हाट्सएप के जरिए ही मैं आपको क्या करूंगी, इनके पिक्स निकाल के मैं आपको सेंड कर दूंगी, तो आप ये एक बार लास्ट में देख लेना। चलिए आप शुरू करते हैं। तो हम क्या पढ़ने वाले हैं, एक तो हम पढ़ने वाले हैं संविधान के भाग 9A में क्या है, पंचायतें, ठीक है, और भाग 9A में क्या है, नगर पालिकाएं यानी नगरीय निकाय। तीनों तरह की नगरीय निकायों को क्या कहा गया है संविधान में, नगर पालिकाएं, है ना। ये कौन से अनुच्छेद से कौन से अनुच्छेद तक है, तो ये तो आपको बहुत अच्छे से, पहली बात तो आपको यही याद रखना है कि ये कौन से अनुच्छेद से कौन से अनुच्छेद तक है। तो कभी कभी क्या होता है कि अनुच्छेद ही इस तरह से दे दिए जाते हैं जो हम इजिली ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं, हम इजिली किसी भी संबंध में किसी का अनुच्छेद देख सकते हैं, है ना, निकाल सकते हैं। तो 243 से लेके 243 ओ तक तो क्या है, पंचायतों के संबंध में प्रावधान है, अभी शॉर्ट में हम इन सबको देख रहे हैं। और यहाँ पे है 243 पी से लेके 243 जेड जी तक, ठीक है। यहाँ पे अब मैं ऐसे नहीं बताऊंगी कि हिंदी में नंबरिंग क्या है, ये सब मैं आपको नोट्स में करवा चुकी हूँ, तो यदि आपने उस तरह से याद किए तो आप देख लेना। वैसे मेरे हिसाब से आपको एक बार इंग्लिश के नंबर भी याद रखना चाहिए, क्योंकि ऑप्शन में क्या होता है, प्री में तो लिखने का कुछ है नहीं, तो वो सीधे सीधे कभी कभी इंग्लिश के ही इस तरह से ऑप्शन में रख देते हैं। और यदि इंग्लिश में ही आ गए और आपने हिंदी में नंबरिंग में यूज की है, उससे याद किए हैं, तो पता चला आपको समझ में ही नहीं आ रहा है कि क्या है। और यदि हम इंग्लिश में याद करेंगे तो हमें हिंदी वाली लैंग्वेज में नहीं सही तो साइड में इंग्लिश वाली लैंग्वेज में हम जाके देख सकते हैं कि कौन से अनुच्छेद की बात कर रहे हैं, है ना। तो आपको ये इंग्लिश में ही इस तरह से शॉर्ट में तो आप इंग्लिश के नंबरिंग में ही याद रखिएगा। चलिए पहले हम इनको देखते हैं और फिर इनको देखेंगे, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो पंचायत जो टॉपिक है
उसके संबंध में अनुच्छेद कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले है 243। 243 में क्या है? परिभाषाएं। अब जाहिर सी बात है, पंचायतों की बात हो रही है, तो यानी पंचायतों से संबंधित कुछ परिभाषाएं होंगी। तो ये तो आपको ये याद रखना है, ये उतना खास नहीं है अनुच्छेद, थोड़ा सा बस याद रख लेना कि 243 में परिभाषाएं दी है। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? इस आर्टिकल का खंड बी, यानी 243 का खंड बी, यानी पॉइंट टाइप के दिए गए होते हैं। तो इस तरह से जो बी नंबर का पॉइंट है उसे संविधान में क्या बोला जाता है? खंड बोला जाता है ना। तो इसलिए आर्टिकल 243 का खंड बी जो है ना, या फिर ये आपको इस तरह से लिखा मिलेगा, अनुच्छेद इस तरह से लिखा मिलेगा। वो ऐसा मैं क्यों लिखवा रही हूं वो अभी मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि आगे अनुच्छेद जब हम पढ़ेंगे तो हम एक अनुच्छेद ये भी पढ़ेंगे। तो ये तो अनुच्छेद 243 का ही खंड है बी, और ये अपने आप में अनुच्छेद है, ठीक है। तो ऐसा है, तो इसमें और इसमें कंफ्यूज मत होना। इसमें क्या है, इसको हटा देते हैं। इसमें क्या है? इसमें दिया गया है ग्राम सभा की परिभाषा। तो अभी जब मैं पीएससी के ही कोई पेपर देख रही थी पुराने, तो उसमें पूछा गया था कथन के रूप में कि इनमें से कौन ग्राम सभा होती है ना। तो इस तरह से भी पूछा जा सकता है आपसे। ग्राम सभा में हमने क्या देखा था कि जो ग्राम स्तर पर पंचायत होती है, उस पंचायत क्षेत्र के जितने भी मतदाता सूची में जो भी लोग शामिल होते हैं, उन सब से मिलके क्या बनती है? ग्राम सभा बनती है, ठीक है। तो ये याद रखना कि ग्राम सभा की परिभाषा कहां पे दी गई है? इस आर्टिकल में, है ना। और ये याद रखना कि ग्राम सभा कहा किसको जाता है, क्योंकि उसमें यही पूछा गया था कि इनमें से कौन ग्राम सभा है ना। तो कई तरह के ऑप्शन दिए गए थे, जिसमें एक ये दिया गया था कि उस पंचायत क्षेत्र का जो मतदाता सूची के सभी लोग मिलकर क्या बनाते हैं? ग्राम सभा बनाते हैं, ठीक है। तो ये याद रखना, एक आर्टिकल 243 का खंड बी, ग्राम सभा की परिभाषा। अब इसमें और परिभाषाएं हैं, वो हमारे काम की नहीं है, ठीक है। अब हम चलते हैं आर्टिकल 243 ए पे। तो आप देखोगे जब हम पंचायतें पढ़ रहे थे, तो यानी सबसे मूल इकाई या बेसिक इकाई क्या थी? ग्राम सभा, है ना। सबसे नीचे से तो वही शुरू हो रही थी, है ना। और किसमें? वो भी ग्राम पंचायत। भाई वैसे स्तर में देखा जाए तो मूल इकाई ग्राम पंचायत थी, लेकिन उसमें भी बेसिक क्या था? उसमें भी थी ग्राम सभा। तो यानी ए में स्टार्टिंग में क्या दिया गया है? इस ग्राम सभा के कार्य और शक्तियां दी गई हैं। भाई ग्राम सभा का गठन होगा तो क्यों होगा? तो ये क्या कार्य करेगी, क्या शक्तियां? तो ये कौन तय करेगा? ये राज्य का विधानमंडल तय करेगा। ये हम देख चुके थे, है ना। तो आप ज्यादा याद नहीं रख पाओ, ये भी उतना कुछ खास नहीं है अनुच्छेद, ज्यादा याद नहीं रख पाओ तो इतना बस याद रख लेना कि 243 ए में ग्राम सभा के कार्य एवं शक्तियों की बात कही गई है, ठीक है। ज्यादा याद नहीं भी रख पाओ तो चलेगा, है ना। चलिए, वैसे ये अनुच्छेद उतना खास नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। अब अगला अनुच्छेद क्या है? 243, है ना। ये नोट्स में नहीं बनवा रही हूँ, इसलिए मैं सिस्टमैटिक नहीं लिख रही हूँ। यदि आपको लाइन से लिखना है तो लिखते चलिए, वैसे तो हम इस संबंध में नोट्स बना चुके हैं, तो यहां सिर्फ याद करना है, ठीक है। अब 243 बी, तो इसमें और इसमें आप अंतर समझ गए होंगे। ये 243 का खंड बी है, वैसे भी स्मॉल बी लिखा आएगा, है ना, और ब्रैकेट में लिखा आएगा। यहां ये चीज ब्रैकेट में नहीं है, ये अपने आप में अनुच्छेद है, तो आप देख लेना उस तरह से, ठीक है। तो 243 बी में क्या है? हम देखो बी में हमने कैसे कनेक्ट किया था कि बी से बनना। अब यहां 243 ओ तक किसकी बात कर रहे हैं? पंचायतों की। तो यानी पंचायतें बन रही हैं, तो इसमें क्या है? पंचायतों का गठन, कि भाई हर राज्य क्या करेगा? अपने यहाँ 3 स्तरीय पंचायतों का गठन करेगा, ये कहा गया है। तो आपको इतना याद रखना है, बी से बनना यानी पंचायतों का गठन हो रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला अनुच्छेद है हमारा अनुच्छेद 243 सी। तो सी में हमने सी से कनेक्ट किया था संरचना, है ना। यानी इसमें क्या है? इसमें पंचायतों की संरचना है, ठीक है।
सी से संरचना याद रखना है ना, ऐसे कनेक्ट हो रहा है सी से संरचना, तो ये याद रहेगा। इसके संबंध में डिटेल कुछ पढ़ना है तो मैं आपको नोट्स बनवा चुकी हूँ। सी में संरचना है 243। डी में हमने क्या पढ़ा था, तो देखिए डी से हमने क्या कनेक्ट किया था, डिजर्व, डी से डिजर्व और रिजर्व, है ना, यानी इसमें रिजर्वेशन आरक्षण की बात करी जा रही है। तो इसमें क्या कहा जा रहा है, सीटों का आरक्षण। इसे हमने कनेक्ट कैसे किया था, डिजर्व और रिजर्व, है ना, यानी ये रिजर्व है, ये सीटें किसके लिए, एससी एसटी और महिलाओं के लिए, और बाकी किसी को भी रिजर्वेशन देना होगा तो इसी अनुच्छेद के तहत राज्य का विधानमंडल दे सकता है, ये कहा गया था। बाकी इनके लिए तो होगा ही आरक्षण, ये संविधान में कह दिया गया है। ठीक है, तो सीटों का आरक्षण है डी में, ये बहुत इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है। अच्छा, 243 बी में गठन, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सी वाला संरचना वाला भी याद रखना, और ये भी बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखना। ठीक है, चलिए अगला बढ़ते हैं। तो अगला है 243 ई। अब देखिए, आप जब रीजनिंग पढ़ते होगे तो आप ये अल्फाबेट की नंबरिंग करते होगे, तो ई किस पे आता है, 5। ठीक है, और हमें पंचायतों के संबंध में 5 यदि हम कनेक्ट करें तो क्या देखने को मिलता है, कार्यकाल। उनका 5 साल का कार्यकाल होता है, यानी इसमें उनकी क्या क्या दिया गया है, कार्यकाल की बात कही गई है, और कार्यकाल से रिलेटेड कुछ और चीजों की बात कही गई है जो कि कार्यकाल से ही रिलेटेड है। भाई कहा गया है कि 5 साल का कार्यकाल पूरा करेंगी, कब से, तो अपने प्रथम बैठक से या प्रथम अधिवेशन से। ठीक है, ये याद रखना है। कभी कभी इस तरह के कथन आ जाता है कि कब से वो 5 साल पूरे कर रही हैं, तो चुनाव से हो सकता है, इस तरह से ऑप्शन आ जाए कि चुनाव से लेके 5 साल तक, तो ऐसा नहीं है, प्रथम अधिवेशन से। ठीक है, तो 5 साल का कार्यकाल ये पूरा करती है, तो कहा ही गया है। इसमें एक चीज और कही गई है कि भाई ये पहले भी विघटित हो सकती है। अब यदि ये 5 साल का कार्यकाल पूरा कर लेती है और विघटित कब हो जाती है बीच में ही, तो चुनाव कब करा लिए जाएंगे, ये बात और कही गई है ना, तो उसी से कार्यकाल से ही रिलेटेड है, अवधि से ही रिलेटेड है। तो क्या अपन को कार्यकाल इसमें 5 से 5 साल का होता है कार्यकाल, तो कार्यकाल के बारे में ये हमें ये याद आ सकता है ना। मैंने ऐसे ही लिंक किया है, यदि आपका लिंक नहीं हो रहा है तो रट लीजिए, लेकिन अनुच्छेद बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब आते हैं 243 एफ में। 243 एफ से हमने क्या कनेक्ट किया था कि फेल, और फेल कब होगा व्यक्ति, जब उसमें कोई निर्भरताएं होंगी या कोई डिस्क्वालिफिकेशन होगी, तो क्या हो जाएगा, वो फेल हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या कहा गया है, इसमें पंचायतों के सदस्यों की निर्भरताओं के बारे में बात करी गई है, यानी डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में बात करी गई है। तो आप चाहो तो इसी लिंक के साथ याद रखना, एफ से फेल, और फेल कब होगा, जब कोई डिस्क्वालिफिकेशन होगी। भाई अब यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, तो पंचायतों की सदस्यों की होंगी डिस्क्वालिफिकेशन। ठीक है, तो यानी निर्भरताएं या डिस्क्वालिफिकेशन किसकी, सदस्यों की। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला अनुच्छेद है हमारा 243 जी। तो देखिए इसे हमने कैसे कनेक्ट किया था कि यदि किसी के पास पावर होगी या कोई अथॉरिटी होगी, वो किसी कुछ अथॉरिटी, कुछ प्राधिकार प्राप्त करता होगा, तो उसको क्या करते हैं, हम जी के साथ संबोधन करते हैं, इज्जत देते हैं, भाई उसके पास कोई पावर है। तो इसलिए इसमें क्या है, इसमें पंचायतों की शक्तियां, उत्तरदायित्व एवं प्राधिकार की बात करी गई है। ठीक है, तो आप ऐसे याद रख सकते हो कि भाई पावर है तो हम जी के संबोधन के साथ उसको क्या कर रहे हैं, इज्जत दे रहे हैं। तो यानी पावर और शक्तियों की बात कही गई है, किसकी, तो हम पंचायतों के संबंध में पढ़ रहे हैं, अनुच्छेद 243 हो तक, तो पंचायतों की। ठीक है, ठीक है, अब ये शक्तियां क्या होंगी, तो यहाँ पे हम देख चुके थे कि भाई 11वीं अनुसूची में इनको 29 विषय दिए थे, तो उनके संबंध में ही ये शक्तियां प्राप्त करती हैं, उनके संबंध में ही उनके उत्तरदायित्व और प्राधिकार होते हैं, है ना। मेन आपको ये याद रखना है कि 11वीं अनुसूची में 29 विषय हैं जिन पर पंचायतें काम करती हैं। ठीक है,
अगला अनुच्छेद क्या है? अनुच्छेद 243 एच। एच में क्या है? तो कर और निधि की बात इसमें कही गई है कि भाई कुछ विषयों पर या कुछ जो है मामलों में, कुछ चीजों पे कर लगाने की पंचायत की शक्ति होती है, शुल्क लगाने की होती है, कहीं से वो फीस वसूल सकती है। ये पंचायतों को कुछ विषय दिए गए हैं जिन पर वो कर लगा सकती है। तो एच में कर ऐसे याद रख लेना है ना। तो अनुच्छेद तो पूरा ही है। क्या कहा गया है कि पंचायतों की कर लगाने की शक्ति एवं उनकी निधियां, मतलब क्या है कि जो कर वगैरह लगा रही हैं वो एक निधि उनकी बना दी जाएगी, उसमें जमा करती जाएंगी, उसमें से ही निकालती जाएंगी। सरकार, राज्य सरकार भी इनको जो अनुदान देगी इन निधियों में जमा कर लेंगी, फिर वहां से खर्च करते जाएंगी, है ना। तो इसमें कर और निधि ये याद रखना है एच में। यहां से कोई लिंक नहीं बैठ रही है, यदि कोई ट्रिक आपकी बन जाए तो आप वैसे भी कर सकते हो, बाकी आपको याद रखना ही है, ठीक है। अगला अनुच्छेद हमारा है अनुच्छेद 243 आई। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि यदि आपसे कोई सो के उठ के भी पूछे तब भी आप नहीं भूलो, है ना। तब भी जब वो बोल रहा हो राज्य वित्त आयोग तो आपके मुंह से निकल रहा होगा 243 आई, है ना। तो ऐसा, तो इसमें क्या है? वित्त आयोग। अब ये वित्त आयोग क्या होता है? वैसे संविधान में सिर्फ वित्त आयोग लिखा है, आपको जनरली राज्य वित्त आयोग लिखा मिलेगा। क्यों? क्योंकि 280 के तहत जो वित्त आयोग गठित होता है, जो राज्यों की वित्तीय स्थिति की सिफारिश करता है, उनको केंद्र की प्राप्तियों में कितना हिस्सा मिलना चाहिए ये सिफारिश करता है, 280 के तहत जो गठित होता है उसे वित्त आयोग कहा जाता है और इसे राज्य वित्त आयोग कहा जाता है, ठीक है। तो ये वित्त आयोग जो है इसका काम क्या होता है? तो इसका काम होता है पंचायतों की वित्तीय स्थिति की पुनरावलोकन करना। यानी भाई जो पंचायतों को कितना क्या राज्य की प्राप्तियों में हिस्सा मिलना चाहिए, किसके अनुसार मिलना चाहिए, इसके सारे काम हम देख चुके हैं डिटेल में। तो ये वही वित्त आयोग होता है, ये आपको बहुत अच्छे से याद रहना चाहिए। अच्छा, यही एक चीज याद कर लीजिए कि 243 बाय में क्या है, यही वित्त आयोग जो है वो नगरीय निकायों की वित्तीय स्थिति की भी क्या करेगा? पुनरावलोकन करेगा, उनकी वित्तीय स्थिति की भी सिफारिशें करेगा। तो ये याद रखना है 243 आई और बाई, है ना, या 243 आई बाय, आप जो भी प्रोनाउंस करते हो, ये इस तरह से आपको याद रखना है आई और बाय। या इसमें क्या है? आई और बाय दोनों में क्या है? वित्त आयोग। मतलब गठन इसका 243 आई के तहत हो रहा है। कौन कर रहा है? राज्यपाल, है ना। गठन 243 आई के तहत हो रहा है और ये वित्तीय स्थिति की यहाँ आई में क्या कर रहा है? पंचायतों की वित्तीय स्थिति की जांच कर रहा है, सॉरी सिफारिशें कर रहा है, उनका पुनरावलोकन कर रहा है। और बाय के तहत यही वित्त आयोग नगर पालिकाओं, यानी संविधान में नगर पालिका कहा गया है, तीनों तरह के नगरीय निकायों की वित्तीय स्थिति की क्या कर रहा है? पुनरावलोकन करता है यही वित्त आयोग। तो ये अनुच्छेद बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने ऐसे याद किया है कि आई से इन्वेस्ट होता है, और इन्वेस्ट काय में होगा? वित्त में होगा, पैसों में होगा। तो मुझे इस तरह से याद रह गया है। यदि आपको भी इस तरह से याद रह जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर रटना तो है ही, है ना। रट तो आप इसे पूरी तरह से बिल्कुल घोट के पी जाइए इसको, है ना। वित्त आयोग आपको याद रहना ही चाहिए, जो पंचायतों की, अच्छा ये याद रखना, पंचायतों की 243 आई में पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनरावलोकन कर रहा है, और बाय में नगर पालिकाओं यानी नगरीय निकायों की वित्तीय स्थिति का पुनरावलोकन कर रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला अनुच्छेद देखते हैं। अगला अनुच्छेद हमारा है अनुच्छेद 243 जे। तो देखिए, अभी हमने क्या पहले, इससे पहले अनुच्छेद क्या देखे कि एक तो वो कर लगा रहा है, उनकी निधियां होंगी। फिर हमने क्या देखा है, आई में के वित्त आयोग होगा जो इनकी वित्तीय स्थिति का पुनरावलोकन करेगा, यानी राज्य की जो प्राप्तियां हैं उनमें से इनको कितना क्या हिस्सा मिलना चाहिए, कैसा क्या फंड अनुदान इनको दिया जाएगा, इसकी सिफारिशें करता है कौन? राज्य वित्त आयोग। अब जब इनके पास पैसा आ रहा है तो भाई ऐसा तो है नहीं कि कहीं भी खर्च कर देंगे। क्या होता है, इनसे कहा जाएगा कि आप लेखा जोखा रखिए कि आपने जो खर्च किया है उसका लेखा जोखा कर रखिए कि आपने कहां किस तरह से किस चीज में खर्च किया है। तो यानी ये जो पंचायतें होती हैं, ये जो लेखा जोखा रखती हैं, उनकी जांच की जाती है, उनके लेखाओं, पंचायतों के लेखाओं की संपरीक्षा यानी ऑडिटिंग की जाती है इस अनुच्छेद के तहत।
ठीक है। तो जे में क्या है, पंचायतों के लेखाओं की संपरीक्षा। इसमें भी कोई लिंक नहीं बैठ रही है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है अनुच्छेद, लेकिन एक बार बस ऊपरी तौर पर याद रखना। ठीक है, चलिए। अच्छा, आई वाला गलती से भी नहीं भूलना है, मैं पहले ही कह चुकी हूं। चलिए, अगला क्या है, 243 के। ये भी उन्हीं अनुच्छेदों में से एक है जिसे आप बिल्कुल भी नहीं भूल सकते, भूलने की गलती भी मत करना, क्योंकि ये अनुच्छेद ना सिर्फ आपके स्थानीय स्वशासन में इंपॉर्टेंट है, बल्कि जो आपकी यूनिट 10 है प्री में, उसमें क्या कहा गया है, राज्य निर्वाचन आयोग दिया है, तो इसी के तहत उस राज्य निर्वाचन आयोग का गठन होता है। तो इसमें आपको क्या याद रखना है, राज्य निर्वाचन आयोग या पंचायतों के निर्वाचन, पंचायतों के निर्वाचन। और ये पंचायतों के निर्वाचन कराता कौन है, तो इसमें कहा गया है कि भाई इसके लिए क्या होगा, एक राज्य निर्वाचन आयोग होगा। यानी राज्य निर्वाचन आयोग जो आप पढ़ते हो यूनिट 10 में, उसका गठन इसी अनुच्छेद के तहत हो रहा है। तो उस यूनिट से भी आपको से पूछा जा सकता है। तो ये भी उसी अनुच्छेद में है कि जो आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना है, चाहे तो जीने मरने की स्थिति आ जाए। ठीक है, चलिए। तो इसमें राज्य निर्वाचन आयोग के गठन की बात कही गई है, इसके संबंध में डिटेल हम सब पढ़ ही चुके हैं। यानी इस अनुच्छेद में क्या कहा गया है, पंचायतों का निर्वाचन कराएगा कौन, तो राज्य निर्वाचन आयोग। तो यदि इस तरह से क्वेश्चन आ जाता है कि अनुच्छेद 243 में क्या है, ऑप्शन आता है कि पंचायतों का निर्वाचन है। ठीक है, यदि ऐसा आता है कि राज्य निर्वाचन आयोग का गठन कौन से अनुच्छेद के तहत होता है, तो 243 के तहत। ठीक है, चलिए। अच्छा, ये एक चीज यहां चाहो तो यही याद रख लेना, नहीं तो आगे तो हम पढ़ेंगे कि 243 जेड ए जो है, वहां है नगर पालिकाओं का निर्वाचन। तो इन नगर पालिकाओं का भी निर्वाचन यही राज्य निर्वाचन आयोग करवाता है, ये याद रखना। तो वहां आई वाई याद रखना है, यहाँ 243 वित्त आयोग में, और राज्य निर्वाचन आयोग में 243 के और 243 जेड ए याद रखना है। ठीक है, गठन कौन से के तहत होता है, तो गठन के तहत ही होता है, ये याद रखना। यहां तो बस ये कहा गया है कि ये जो गठन हो रहा था 243 के में जिस राज्य निर्वाचन आयोग का, वही नगर पालिकाओं यानी नगरीय निकायों की चुनाव करवाता है। ठीक है, तो ये याद रखना, यदि ऑप्शन में दोनों हो ना, तो गठन इसके तहत हो रहा है, कंफ्यूज मत होना, इसमें सिर्फ नगर पालिकाओं के ये वाला चुनाव करवा रहा है ना। तो हमने देखा है जो भारतीय निर्वाचन आयोग होता है 324 के तहत, वो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद और राज्यों के विधानमंडल के जितने भी चुनाव होते हैं वो कराता है, और नगरीय निकायों और पंचायतों के चुनाव ये कराता है राज्य निर्वाचन आयोग, जो हर राज्य में होता है। आर्टिकल 243 के तहत इसका गठन किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला अनुच्छेद हमारा है 243 एल। तो एल से याद रखना है लागू होना, एल से लागू, इतना ही याद रख लीजिए, एल से लागू। लागू कहां पे हो रहा है, क्या हो रहा है, तो यानी ये जो भाग हम पढ़ रहे थे पंचायत वाला, इसके उपबंध कहीं लागू होने की बात की जा रही है। अब कहां की जा रही है, तो देखिए, जब इनका गठन किया जा रहा था तभी कह दिया था कि प्रत्येक राज्य में 3 स्तरीय पंचायतें होंगी, यानी राज्यों की बात तो हो गई। अब क्या केंद्र शासित प्रदेश नहीं है भारत में, वहां ग्रामीण जनसंख्या नहीं है, वहां स्थानीय स्वशासन नहीं होना चाहिए। तो इस अनुच्छेद में यही कहा गया है कि संघ राज्य क्षेत्र यानी यूनियन टेरिटरी जो होती है, वहां पे ये लागू होंगे इसके प्रावधान, ये पंचायतों के संबंध में प्रावधान। और अलग से क्यों कहा गया है, क्योंकि भाई हो सकता है राज्यों के संबंध में जो व्यवस्थाएं हैं वहां यूनियन टेरिटरी की स्थिति अलग होती है, किसी में विधायिका होती है, किसी में नहीं होती, चूंकि राज्य सूची का विषय होते हैं स्थानीय स्वशासन। तो ज्यादातर हम अभी अनुच्छेदों में जब देख रहे थे तब देखा ही था कि बहुत सारे विषयों पर क्या कर रही थी, बहुत सारी चीजों में कहा गया था कि विधायिका क्या करेगी, राज्य की विधायिका क्या करेगी, उनके लिए नियम बनाएगी, उनके लिए कानून विधि बनाएगी। ठीक है, लेकिन यहाँ क्या है, सब यूनियन टेरिटरी में क्या विधायिका है, नहीं है ना। तो इसलिए हो सकता है बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं राज्य और यूनियन टेरिटरी के प्रशासन में। तो यहाँ क्या कहा है, इस अनुच्छेद में अलग से कहा गया है कि भाई कुछ अपवादों के साथ कुछ मॉडिफाई करके इस उपवादों, इस सॉरी क्या बोल रही हूँ यार,
इस भाग के उपबंधों को लागू किया जा सकता है। ठीक है, तो यही कहा गया है एल से लागू, ये याद रखना। अगला अनुच्छेद है हमारा 243M। तो देखो यहां लागू हो रहे थे और इसी का जस्ट हम कैसे याद कर सकते हैं कि एम में क्या कर दिया है, कहीं पे लागू होने से मना कर दिया है ना। मतलब कुछ क्षेत्र ऐसे होंगे जहां पे ये उपबंध लागू नहीं होंगे, भाग 9 के यानी पंचायतों के संबंध में प्रावधान लागू नहीं होंगे। संविधान में ये याद कहा गया है। तो आप इसे याद कैसे रखोगे, एल से लागू होना, तो आप समझ जाओगे कि संघ राज्य क्षेत्र यानी यूनियन टेरिटरी की बात कर रहे हैं, वहां लागू किए जा रहे हैं। और एम में कुछ क्षेत्रों पे मना किया जा रहा है लागू करने से। अब ये कुछ क्षेत्र कौन से थे, वैसे तो मैं इनकी डिटेल आपको पढ़ा चुकी थी, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं क्योंकि ये अनुच्छेद ऐसा है कि यहाँ से अंदर से क्वेश्चन बन के आ सकता है। तो पहला तो आपको अनुच्छेद ही याद रखना है कि इसमें कुछ क्षेत्रों में मना किया गया है। तो यहाँ से अनुच्छेद तो कम संभावना है, हो सकता है आपसे क्षेत्र पूछ लिए जाए कि कौन से क्षेत्र में लागू नहीं होगा। तो इसमें कुछ क्षेत्र हमने देखे थे कि देखा था कि 244 आर्टिकल जो था उसका जो खंड 1 था और खंड 2 था, इसके क्षेत्र जो थे जिन्हें हम अनुसूचित क्षेत्र कह रहे थे या जनजाति क्षेत्र कह रहे थे, वहां पे इसके उपबंध लागू नहीं होंगे। ठीक है, और यदि लागू करने होंगे तो संसद कर सकती है विधि बना के, और कुछ मॉडिफिकेशन करके भी करना होगा तो वो भी संसद विधि में निर्धारित कर देगी। ठीक है, तो यही कहा गया है कि एक तो इस क्षेत्र में लागू नहीं होंगे। दूसरा, हमने 3 राज्य देखे थे, कौन कौन से राज्य देखे थे, तो उसकी ट्रिक हमने देखी थी नमेमी, यानी नागालैंड, मेघालय और मिजोरम। तो हो सकता है आपसे क्वेश्चन इस तरह से पूछ लिया जाए कि इनमें से कौन सा राज्य है जहां की पंचायती राज व्यवस्था लागू नहीं की जाती है, अभी तक नहीं, अभी तक तो संशोधन नहीं किया गया है संविधान में, तो नहीं की जाती है। ठीक है, और या फिर ऐसे कौन से राज्य हैं, इनमें से ऐसा कौन सा राज्य है जिनमें, या तो 3 ऑप्शन ये दे देंगे, एक कोई और ऑप्शन दे देंगे, या इनमें से कोई एक ऑप्शन दे देंगे, बाकी 3 और अलग ऑप्शन दे देंगे। तो ये 3 राज्य ऐसे हैं जहां पे पंचायतों संबंधी उपबंध लागू नहीं किए जाते, और यदि लागू करने हो तो क्या किया जाएगा, तो यहाँ का जो राज्य विधानमंडल होगा वो विधि बना के लागू कर सकता है। लेकिन वो विधि कब बनाएगा, तो वो विधि भी तब बना सकता है जब वहां की जो विधानसभा है वो इस संबंध में संकल्प पारित कर दे, और वो संकल्प भी कैसा होना चाहिए, विशेष बहुमत से, है ना। विशेष बहुमत क्या होता है, तो भाई देखिए, मान लो विधानसभा में कितने 20 सदस्य हैं, तो यानी इनका बहुमत होना चाहिए पहले तो, यानी इनका बहुमत हम 11 लोगों को मान लेते हैं, है ना। 10-10 50 हो गया, और एक हमने क्या करा, एक एक्स्ट्रा ले लिया, यानी बहुमत हो गया। तो यानी जो जितनी कुल सदस्य संख्या थी सदन की, वहां की विधानसभा की, उसका भी क्या, उसका भी बहुमत। और इन 11 में से भी, अब ये 11 है, मतलब ये 11 क्या कर रहे हैं, यदि ये 11 के 11 उपस्थित हैं तभी तो बहुमत होगा, और मतदान दे रहे हैं। तो ये जो 11 उपस्थित हैं और मतदान दे रहे हैं, इनमें से भी कम से कम 2/3 सदस्यों का बहुमत यहाँ पे होना चाहिए, ये कहलाता है विशेष बहुमत। कहीं भी विशेष बहुमत शब्द लिखा हो तो उसका मतलब ये होता है, यानी सदन की कुल सदस्य संख्या का भी बहुमत होना चाहिए, प्लस जो वोटिंग कर रहे हैं वहां पे उपस्थित हैं उनका कम से कम 2/3 बहुमत होना चाहिए। दोनों को मिला के विशेष बहुमत कहा जाता है। ठीक है, तो ये कहा गया है कि ये वाले क्षेत्र, सॉरी, ये वाले राज्य होंगे जहां पे ये लागू नहीं होंगे इस पंचायती राज व्यवस्था के उपबंध। ठीक है, एक क्या कहा गया है कि भाई दार्जिलिंग क्षेत्र में जो पर्वतीय क्षेत्र है, दार्जिलिंग के जो पर्वतीय क्षेत्र हैं, और जहां पे क्या है, दार्जिलिंग गोरखा परिषद या दार्जिलिंग पर्वतीय गोरखा परिषद है वहां पे, तो वहां भी ये उपबंध लागू नहीं किए जाएंगे। और यदि दार्जिलिंग या पश्चिम बंगाल, दार्जिलिंग कहाँ आता है, पश्चिम बंगाल में आता है, तो यदि आप पश्चिम बंगाल या दार्जिलिंग के कोई से क्षेत्र में लागू कर भी रहे हो, इन व्यवस्थाओं को लागू कर भी रहे हो, या दार्जिलिंग क्षेत्र में ही जहां गोरखा परिषद नहीं है वहां लागू कर भी रहे हो,
तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि इनकी जो गोरखा परिषदें होंगी, दार्जिलिंग गोरखा परिषदें, दार्जिलिंग गोरखा परिषदें जो होंगी, उनके कार्यों और शक्ति पे क्या नहीं पड़ना चाहिए, प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। और बाकी फिर भले आप लागू करो, लेकिन इनकी शक्तियों पर प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। तो एक दार्जिलिंग का बोला था, एक और क्षेत्र बोला था मणिपुर। मणिपुर पूरा नहीं, मणिपुर में क्या कहा था कि भाई मणिपुर में ऐसे पर्वतीय क्षेत्र जहां पे क्या है, जहां पे जिला परिषदें हैं, यानी मणिपुर में भी क्या है, जहां पे जिला परिषदें मणिपुर में ऑलरेडी हैं, वहां पे भी इस भाग के उपबंधों की जो कोई बात है वो लागू नहीं होगी, ये भी कहा गया था। मेन तो आपको ये 3 राज्य याद रखना है, ज्यादातर पूछा जाएगा तो यहां से पूछा जा सकता है। और क्या कर सकते हो, एक चीज और कही थी इसमें कि भाई अरुणाचल प्रदेश जो है, वहां पे यदि आप 243D के तहत आरक्षण दे रहे हो एससी को, तो इस संबंध में एससी के आरक्षण से संबंधित कोई भी बात अरुणाचल प्रदेश में लागू नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि हम लेटेस्ट जनगणना जो 2011 की हुई है तब तक ही देख चुके हैं कि वहां पे एससी नहीं है, तो वहां से उनके संबंध में प्रावधान क्यों लागू होंगे। तो ये चीजें कुछ क्षेत्रों की कही गई थी। आपको मेन ये 3 राज्य याद रखना है, नमेमी याद रखना, ठीक है। और ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है कि भाई मान लो ये अपना भारत है, ठीक है, ये अपना भारत है मान लो, तो ये वाला क्षेत्र याद रखना है ना, क्योंकि जो है इधर ही दार्जिलिंग आता है, ऊपर इसके सिक्किम है ना, बाकी इधर मिजोरम आता है, यहाँ मेघालय आता है, यहाँ पे नागालैंड आता है, ठीक है, और इधर ही मणिपुर आता है। तो यानी एक चीज ये याद रखना कि यदि इधर के कोई राज्य या यूनियन टेरिटरी ऑप्शन में मिले हैं तो वो तो पहले ही हट गए, है ना। अब हमें कंफ्यूजन सिर्फ यहाँ हो सकती है, तो आप ये 3 नमेमी याद रखना, तो आपको पता चल जाएगा कि कौन से थे, ठीक है। आई होप, अब आगे बढ़ते हैं, आई होप यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं है ना। एल में लागू होना और एम में लागू होने से कुछ क्षेत्रों में मना किया जा रहा है, यानी एम से मना, ये हमने देख लिया है। अब अगला अनुच्छेद है हमारा अनुच्छेद 243N। इसमें क्या है, इसमें कुछ खास नहीं कहा गया है। यदि ये याद रहता है तो ठीक है, यदि एक बार भूल भी जाओगे तब भी चलेगा। तो इसमें कहा गया है विद्यमान विधियों का बना रहना। कब तक? तो 1 वर्ष तक। और ये 1 वर्ष कब तक होगी? तो 73वां संविधान संशोधन लागू होने के बाद, है ना। क्या कहा गया था भाई इसमें, जैसे हमने देखा था कि पहले ही पंचायतें बनने लगी थी जब 73वां संविधान संशोधन के तहत इनको क्या किया गया था, संवैधानिक दर्जा नहीं भी मिला था, तब भी कई राज्यों में पंचायतें पहले से थी। तो इस अनुच्छेद में यही कहा गया था कि यदि पहले से कोई विधियां हैं तो वो बनी रहेंगी, लेकिन कब तक बनी रहेंगी? तो या तो वो 1 साल से पहले कोई भी जो प्राधिकार प्राप्त है उस जिसको भी, वो खत्म कर दे, विघटित कर दे उन विधियों को, तो विघटित हो जाएंगी, या फिर 1 साल तक चलती रहेंगी। और फिर 1 साल के बाद राज्यों को क्या करना है, अपने यहाँ 73वें संविधान संशोधन के तहत जो संवैधानिक व्यवस्था की गई है उनके अनुसार अपने यहाँ पंचायतों का गठन करना है, ये कहा गया था, ठीक है। 243O क्या है, आखिरी है, इसमें भी कुछ खास नहीं है, इसको भी एक बार बस याद रख लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें क्या कहा था कि भाई इन पंचायतों के निर्वाचन संबंधी कोई भी मामला होता है तो उसमें न्यायालय हस्तक्षेप नहीं करेगा। ठीक है, न्यायालय हस्तक्षेप नहीं करता इसमें। तो ये हमारे पंचायतों से संबंधित अनुच्छेद थे। आई होप आपको शॉर्ट रिवीजन अच्छे से हो गया होगा आपका, ठीक है। अब हम अगले अनुच्छेद पढ़ते हैं, नगर पालिकाओं के संबंध में पढ़ते हैं, उनकी एक बार रिवीजन हम ले लेते हैं यहाँ पे। चलिए, नगरीय निकाय, यानी संविधान में इन्हें क्या कहा गया है, संविधान में इन्हें सिर्फ कहा गया है नगर पालिकाएं। भाग 9A है संविधान का, अनुच्छेद 243P से लेके हम ZG तक इसमें
पढ़ेंगे। ठीक है, नगरीय निकाय यानी नगर निगम, नगर पालिका परिषद और नगर पंचायत या नगर परिषद के नाम से आप इन्हें जानते हैं। चलिए, सबसे पहले है आर्टिकल 243 पी। 243 पी में क्या है, तो इसमें इसकी शुरुआत भी परिभाषाओं से होती है, यानी कुछ परिभाषाएं जो है नगरीय निकायों के संबंध में इसमें दी है। तो इसमें इतना ही याद रखना, पी में परिभाषाएं, कुछ खास परिभाषाएं यहां से नहीं पूछी जाती हैं, तो हम इसमें परिभाषाएं नहीं देख रहे हैं। यदि आपको नोट्स वगैरह बनाने के पर्पज से देखना है तो हम डिटेल में सब कवर किए हैं, आप पिछले वीडियोज में जाके देख सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं अगले आर्टिकल 243 क्यू पर। इसमें दिया गया है नगर पालिकाओं यानी नगरीय निकाय जो भी होते हैं तीनों तरह के, उनका गठन, नगर पालिकाओं का गठन। तो यहाँ बी से बनना वहां तो कनेक्ट हो गया था, यहाँ कोई कनेक्ट नहीं हो रहा है। फिर भी आप जो भी ट्रिक या यदि आपकी बन जाए तो आप बना लेना, अदरवाइज याद तो रखना ही, बहुत इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है। एक बार ये भूल जाओगे तब चलेगा, ये नहीं भूलना है। आर्टिकल 243 क्यू में नगर पालिकाओं का गठन की बात कही गई है। अगला है आर्टिकल 243 आर। इसमें आर से हमें लिंक बैठ रही है, क्या, आर से रचना, यानी इनकी संरचना की बात करी गई है। ठीक है, रचना, आर से रचना याद रखना तो संरचना याद आ जाएगा। अब हम ये देख ही चुके हैं कि 243 पी से लेके जेड जी तक हम नगर पालिकाओं की यानी नगरीय निकायों की बात कर रहे हैं, यानी यहाँ किसकी संरचना की बात की जा रही होगी, तो ये नगरीय निकायों की है ना। संविधान में इन्हें सिर्फ नगर पालिका शब्द कहा यूज किया गया है इसके लिए, बाकी ये तीनों तरह के नगरीय निकायों की संरचना की बात करता है ये अनुच्छेद। ठीक है, अब आते हैं एस में। क्या है 243 एस में, तो एस में कहा गया है वार्ड समितियों के बारे में। इनके संबंध में डिटेल हम पढ़ चुके हैं। वार्ड समितियां काय में है आर्टिकल 243 एस में। क्या कहा गया था हमने यहाँ पे, यहाँ इनके संरचना और गठन सबकी ही बात करी गई है इन समितियों की। तो क्या कहा गया था कि कोई भी नगरीय निकाय की जनसंख्या यदि 3 लाख से अधिक होती है या 3 लाख होती है तो वहां पे क्या बनाया जाएगा, वार्ड समितियां बनाई जाएंगी। और वो वार्ड समितियां एक वार्ड से या एक से अधिक वार्ड से मिलकर बन सकती हैं, यानी किसी भी नगरीय निकाय की जनसंख्या 3 लाख से अधिक है तो वहां पे वार्ड समितियां बनाई जाती हैं। इनके संबंध में कुछ वार्ड समितियों के बारे में कुछ जानकारी दी गई थी, एक बार हम यहाँ रिपीट कर लेते हैं, बाकी अनुच्छेद आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। एस 243 एस में समितियां हैं, कौन सी, वार्ड समितियां। ठीक है, तो पहला तो इसमें कहा गया है कि वार्ड समितियों का गठन होगा। दूसरा कहा गया है कि इनकी संरचना कैसी होगी, तो संरचना में क्या कहा था कि राज्य का विधानमंडल तय करेगा, यानी अध्यक्ष होंगे, सदस्य होंगे, ये सब तय कौन करेगा, राज्य का विधानमंडल विधि बना के निर्धारित कर देगा कि वार्ड समितियां हमारे राज्य में इस तरह से बनेंगी। तो वो संरचना राज्य विधानमंडल तय करता है, साथ ही ये भी तय करता है कि इसमें अध्यक्ष कैसे चुना जाएगा, सदस्य कैसे चुने जाएंगे। लेकिन यहाँ पे कह दिया था कि ये जो वार्ड समितियां होंगी उनका अध्यक्ष कौन होगा। तो यदि एक वार्ड से मिलके बन रही है तो उसी वार्ड का जो जनता द्वारा जो प्रतिनिधि भेजा जा रहा है, हमने देखा था कि हर वार्ड में से एक प्रत्याशी, एक उम्मीदवार क्या होता है, चुन के आता है, मतलब एक प्रतिनिधि चुन के आता है, तो वही उसका अध्यक्ष होगा। यदि एक से ज्यादा वार्डों से मिलके कोई समिति बन रही है तो क्या होगा कि उस समिति के जो मेंबर होंगे वो जो जितने भी वार्ड से निर्वाचित सदस्य आ रहे हैं उन निर्वाचित सदस्यों में से ही किसी एक को अध्यक्ष बना देंगे, ये कहा गया है। तो वैसे तो इसकी डिटेल हम पढ़ चुके हैं, आप एक बार वहां रीड करना चाहो तो कर सकते हो, बाकी आपको याद यहाँ इतना ही रखना है। आर्टिकल 243 एस में क्या है, वार्ड समितियां। यदि मैं शॉर्ट में बात करूं, यदि पूरी याद नहीं हुई है तब, है ना, ये तो आपको याद रखना ही है, एस में वार्ड समितियां हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला अनुच्छेद है आपका 243 टी। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें नगर पालिकाओं में आरक्षण यानी नगरीय निकायों में आरक्षण की बात कही गई है। और वही बात है किसके आरक्षण, तो एससी, एसटी,
और महिलाओं के आरक्षण की बात यहाँ पे की गई है। और आगे कहा है कि भाई राज्य का विधानमंडल चाहे तो किसी अन्य वर्ग को भी आरक्षण यहाँ दे सकता है। ठीक है, तो मैंने ये कैसे याद रखा है, एसटी, तो एसटी याद आ जाएगा, मतलब एसटी एससी को आरक्षण मिलता है ना, ये तो पता ही है। तो एसटी याद आ जाएगा, तो आपको ये भी याद आ जाएगा कि टी एस टी, मतलब टी में क्या है, आरक्षण है। ठीक है, चलिए अगला अनुच्छेद देखते हैं। अगला अनुच्छेद हमारा है 243 यू। यहाँ ये अनुच्छेद, कुछ अनुच्छेद, बहुत कम अनुच्छेद लिंक हो पा रहे हैं, है ना, तो याद रखना, क्योंकि यहाँ से अनुच्छेद 243 टी तो पिछली बार ही पूछा गया था, तो पूछे जाते हैं, तो आप ऐसे ही याद कर लीजिए शॉर्ट में सबको। तो 243 यू में क्या है, इनका कार्यकाल यानी अवधि है, किसकी, तो नगर पालिकाओं की या नगरीय निकायों की, जो भी शब्द आपको लिखा मिल जाए। संविधान में नगर पालिकाएं बस कहा है, मतलब तीनों तरह के निकायों को नगर पालिका शब्द यूज किया है। ठीक है, तो जो भी आपको मिल जाए, नगर पालिकाओं की अवधि या कार्यकाल, है ना, कार्यकाल, इसके बारे में कहा गया है। जैसा मैंने कहा था कि इस अनुच्छेद में, जैसा हमने पंचायतों में देखा था कि ई में कार्यकाल से रिलेटेड ही चीजें दी गई हैं, यहाँ भी यू में कार्यकाल से रिलेटेड ही चीजें दी गई हैं। कैसे कि एक तो कहा गया है कि भाई ये पहले अधिवेशन से 5 साल तक रहेंगी, दूसरा कहा गया है कि 5 साल से पहले भी विघटित हो सकती हैं, और यदि पहले विघटित हो गई हैं या कार्यकाल पूरा किया है, तो उस स्थिति में चुनाव किस प्रकार कराए जाएंगे, कब कराए जाएंगे, ये कहा गया है। तो यानी कुल मिला के कार्यकाल से रिलेटेड है। ठीक है, अगला अनुच्छेद हमारा है अनुच्छेद 243 वी। इसमें क्या है, तो इसमें है सदस्यों की निर्हरताएं, यानी सदस्यों की डिस्क्वालिफिकेशंस जो होती हैं, उनके बारे में कहा गया है। तो क्या कहा गया है कि भाई राज्य का विधानमंडल जो होगा वो विधि बना के कुछ निर्हरताएं तय कर देगा कि इन आधारों पे क्या नहीं हो सकता, ये नगरीय निकायों के सदस्य आप नहीं बन सकते। लेकिन संविधान में एक चीज कह दी थी कि भाई सदस्य बनने के लिए, मैं सदस्य की बात कर रही हूँ, अध्यक्ष की बात नहीं कर रही हूँ, यहाँ सदस्यों की सिर्फ कहा गया था कि सदस्य बनने के लिए यदि आप 21 साल की आयु पूरी कर चुके हो, तो फिर आपको इस आधार पर अयोग्य नहीं माना जाएगा कि आपने 25 साल की अवधि पूरी नहीं की, मतलब सदस्य आप यहाँ बन सकते हो। अब मैं सिर्फ सदस्य क्यों कह रही हूँ, क्योंकि अध्यक्ष जो होता है वो 25 साल का यदि पूरी आयु कर ली है तभी बनता है, और सदस्य के लिए 21 साल अवधि होती है। ठीक है, मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो ये चीज है। तो यानी राज्य का विधानमंडल तय करता है, कई सारे आधार होते हैं, जैसे वो भारत का नागरिक यदि नहीं है, ठीक है, कोई अन्य लाभ के पद पे है। एक एक चीज मेंशन की जाती थी, यदि कुष्ठ रोग, जो संक्रामक कुष्ठ रोग होता है, उससे ग्रसित होता है, लेकिन अभी हाल ही में 2021 में शायद, अधिनियम की एग्जैक्ट डेट याद नहीं है मुझे, शायद 20 का ही अधिनियम था या 21 का अधिनियम था, आप एक बार विधानसभा के उस पर जाके देख सकते हैं, उस विधानसभा की साइट पे जाके आप जो विधेयक पारित हुए हैं इनके संबंध में, तो वो देख सकते हैं अभी करंट में क्या हुआ है कि संशोधन किया गया है। इस संबंध में कहा गया है कि भाई अब कुष्ठ रोग चूंकि क्या है, साध्य रोग है, यानी उसका इलाज संभव है, तो आप कुष्ठ रोग की अयोग्यता यहां से हटा दी है। तो ये याद रखना कि चूंकि अभी संशोधन हुआ है, तो हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए। अभी चुनाव का माहौल भी चल रहा है, तो इस फ्लो में हो सकता है आगे आने वाले चुनावों में, सॉरी, आगे आने वाले एग्जामों में आपको इस तरह से क्वेश्चन देखने को मिल जाए। ठीक है, तो कुष्ठ रोग वाली अयोग्यता अब हटा दी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये याद रखना, इनसे चूंकि कुछ लिंक नहीं हो रहा है। एसटी बहुत इंपॉर्टेंट है, टी में आरक्षण है, यू में अवधि है, और वी में सदस्यों की निर्भरताएं हैं। आगे बढ़ते हैं, ये इतना इतना एक एक शब्द से ही याद कर लोगे ना, तो भी आपको वहां याद आ जाएगा, है ना, यदि सीधे अनुच्छेद पूछ लिया जाता है तो। चलिए अगला अनुच्छेद हमारा है अनुच्छेद 243 डब्ल्यू। इसमें क्या है, इसमें नगर पालिकाओं की शक्तियां, ये इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है, शक्तियां, प्राधिकार एवं उत्तरदायित्व की बात इसमें करी गई है, तो ये आप बहुत अच्छे से याद रखना। सॉरी, उत्तरदायित्व है ना, उत्तरदायित्व।
ठीक है, क्या है नगर पालिकाओं की शक्तियां, प्राधिकार एवं उत्तरदायित्व के बारे में कहा गया है आर्टिकल 243W में। ठीक है, तो याद रखना ये अनुच्छेद भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगला अनुच्छेद क्या है? अब कुछ लिंक बैठ नहीं रही है तो जबरदस्ती तो बैठा नहीं सकते ना, है ना। यदि आपकी कोई लिंक इसमें बैठ जाए तो देख लेना, नहीं तो इस तरह से शक्तियां, प्राधिकार, उत्तरदायित्व W ऐसे करके याद कर लेना। ठीक है, चलिए, पर याद तो करना ही है ना, उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, याद करना ही है। अगला क्या है? अगला आर्टिकल है 243X, इसे आप याद रखना टैक्स। यानी ये जो नगर पालिकाएं हैं वो कुछ विषयों पर टैक्स लगा सकती हैं, शुल्क वसूल सकती हैं, फीस वसूल सकती हैं। जैसे आपने देखा होगा इंदौर नगर निगम का, देखा होगा कि वो सफाई कर भी वसूलता है, जल आपूर्ति कर वसूलता है ना। तो इस संबंध में क्या होता है, कुछ विषय इनको दिए गए हैं जिन पे ये टैक्स वसूल सकते हैं नगरीय निकाय, है ना। अब ये नगरीय निकाय जो टैक्स वसूल सकते हैं, तो यहां भी कहा गया है कि इनकी भी कुछ निधियां होंगी, है ना भाई। टैक्स वैक्स रखेंगे तो सही कहीं पे, तो उनकी निधियां होंगी, है ना, और वहां से वो खर्च भी करेंगे, जो टैक्स वगैरह वसूलेंगे उसको भी जमा करेंगे। तो इस तरह से ये चीज है कि इस संबंध में एक्स में टैक्स ऐसे याद रखना। और अभी पी से लेके जेड जी तक हमारा चल क्या रहा है, तो नगर पालिकाएं चल रहा है। तो ऐसे याद रखना कि नगर पालिकाओं को टैक्स वसूलने की शक्ति है इसमें। अब आते हैं 243 बाय। बाय का हम देख चुके हैं, आई और बाय यानी क्या है, वित्त आयोग। ठीक है, आई बाय, आय बाय, जैसे भी आप प्रोनाउंस करो, इस चीज को याद रखना, इसमें वित्त आयोग की बात कही गई है। चलिए, अगला अनुच्छेद आपका है अनुच्छेद 243Z। तो जैसा हमने वहां पे देखा था कि वित्त आयोग है, और वित्त आयोग क्या कर रहा है, इनकी वित्तीय स्थिति का पुनर्वलोकन कर रहा है, राज्य को सिफारिश कर रहा है कि भाई इनको इतना जो है अनुदान इनको दिया जाना चाहिए, और राज्य देता भी है ना। तो जब वो अनुदान ले रहा है या वो कर वसूल रहा है, तो उसका अपना लेखा जोखा होगा, और उन्हीं लेखा जोखाओं की संपरीक्षा के बारे में यहाँ कहा गया है। ठीक है, यानी न चाहो तो पूरा लिख लो, या फिर इतना याद रखना, वैसे नोट्स तो आप बना चुके हो तो दोबारा मत लिखिए। नगर पालिकाओं के लेखाओं की संपरीक्षा है आर्टिकल 243Z में। ठीक है, तो जेड में संपरीक्षा, इतना याद रखना तो याद आ जाएगा। ये मेन याद रखना कि पी से जेड जी तक आप क्या पढ़ रहे हो, नगर पालिकाएं, तो यानी यहाँ किसकी संपरीक्षा होगी, नगर पालिकाओं के लेखाओं की होगी। ठीक है, अब आते हैं 243ZA में। ये इसी तरह से है अनुच्छेद, है ना, ब्रैकेट वगैरह कुछ नहीं है और कैपिटल लेटर ही यूज किए गए हैं। तो 243ZA में क्या है, इसमें मैंने आपको बता ही दिया था कि इसमें क्या है, इसमें है राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में कहा गया है कि जो नगर पालिकाओं के निर्वाचन के बारे में यहां पे कहा गया है कि नगर पालिकाओं के निर्वाचन कौन कराएगा, जो 243K में हमने देखा था वही राज्य निर्वाचन आयोग कराएगा, है ना। तो यानी 243K में उस राज्य निर्वाचन आयोग का गठन हो गया, और वही राज्य निर्वाचन आयोग नगर पालिकाओं के निर्वाचन कराएगा। तो ये कहा गया है 243ZA में। ठीक है, अगला देखते हैं, अगला क्या है। अगला अनुच्छेद आपका क्या है, 243ZB। इसमें क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है इस भाग के जो प्रावधान थे भाग 9A के, यानी नगर पालिकाओं के संबंध में जो प्रावधान थे उनका संघ राज्य क्षेत्र यानी यूनियन टेरिटरी में लागू होना। और कहा ही गया था कि भाई कुछ अपवादों के साथ या कुछ उपांतरणों यानी मॉडिफिकेशन के साथ इनको लागू करना है, तो आप मॉडिफाई करके भी लागू कर सकते हो, है ना। तो ये कहा गया है संघ राज्य क्षेत्रों में लागू होंगे आर्टिकल 243ZB के तहत नगरीय निकायों के संबंध में प्रावधान। ZC में क्या कहा है, ये इतना खास अनुच्छेद नहीं है क्योंकि इतनी ज्यादा मतलब आने की संभावना कम है, तो चाहो तो सिर्फ थोड़ा ही याद हो जाता है तो रख लीजिए। बाकी जेड
सॉरी 243 टी वाला बहुत अच्छे से याद रखना, संरचना वाला याद रखना, गठन वाला याद रखना, ये अनुच्छेद आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। आगे अभी हम जो और अनुच्छेद देख रहे हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट, वो भी आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। तो ये 243 जेड सी है, ये भी कुछ खास नहीं है, इसमें कुछ क्षेत्रों में लागू होने से मना किया गया है ना। अब यहाँ वो पंचायतों वाले क्षेत्र नहीं है सारे, है ना, इसमें इसके आने की भी संभावना कम है क्योंकि यहाँ पे कुछ ज्यादा क्षेत्र नहीं कहा गया है। इसमें सिर्फ दो ही चीजें कही गई हैं कि एक तो 244 के तहत जो खंड 1 और 2 में जो अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र है वहां पे लागू नहीं होंगे, लागू करना होगा तो संसद लागू कर सकती है। और दूसरा कहा गया है कि जहां पे दार्जिलिंग गोरखा परिषदें हैं, जिनके बारे में हमने दार्जिलिंग जिले की गोरखा परिषदें हैं, दार्जिलिंग गोरखा पर्वतीय परिषदें हैं, वहां भी ये लागू नहीं होंगे या उनकी शक्तियों पर भी या उनके कार्यों पर भी ये प्रभाव नहीं डालेंगे इस भाग के उपबंध। ठीक है, तो ये कहा गया है। तो ये दोनों अनुच्छेद बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक बार इनकी हेडिंग के रूप में इनको याद रख सकते हो। ठीक है, यदि दिमाग से निकल भी गया तो भी कोई बात नहीं है, वैसे चाहो तो एक बार हेडिंग तो कम से कम सबकी याद रख ही लेना, लेकिन फिर भी यदि नहीं याद रहता है तो कोई नहीं। आगे बढ़ते हैं। अगला जो अनुच्छेद है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो तो आप कैसे भी करो मरो कैसे भी करो लेकिन याद करो उसको, है ना, तो वो तो याद होना ही चाहिए। क्या है अगला अनुच्छेद? तो अनुच्छेद 243 जेड डी। इसमें क्या है भाई? इसमें है जिला योजना समिति। तो मैंने ये याद कैसे करा है कि देखो भाई, इसमें दो शब्द दिए हैं, जेड से भी जिला लिंक हो रहा है, डी से डिस्ट्रिक्ट भी लिंक हो रहा है ना। तो हमें ऐसे मैंने याद रखा है इसको क्योंकि अनुच्छेद बहुत इंपॉर्टेंट है कि जेड डी में क्या है, जिला योजना समिति यानी डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी की बात कही गई है। ये अनुच्छेद आपको बहुत अच्छे से याद रखना ही है। ठीक है, इसके अंदर से भी कुछ क्वेश्चन आ सकता है, तो वैसे तो इसकी डिटेल मैं पढ़ा चुकी हूं लेकिन एक क्विक रिवीजन उसकी डिटेल का हम यहां ले लेते हैं क्योंकि ये अनुच्छेद ऐसा है जहां से आपसे अंदर से भी कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और क्या पूछा जा सकता है हम वो देख लेते हैं। क्या कहा गया है कि भाई प्रत्येक राज्य में जिला स्तर पर जिला योजना समिति होगी जो क्या करेगी, पंचायतें जो योजनाएं बना रही होंगी या पंचायतें जो भी काम कर रही होंगी और नगरीय निकाय जो काम कर रहे होंगे उनको समन्वित करेगी और एक विकास योजना तैयार करेगी, ये कहा गया है। अब ये आगे ये कहा गया है कि इसकी संरचना कैसी होगी, सदस्य अध्यक्ष कैसे चुने होके आएंगे, ये सब तय कौन करता है, तो हर राज्य का विधानमंडल अपने यहाँ विधि बना के ये व्यवस्था कर सकता है कि हमारे यहाँ की जिला योजना समिति की संरचना कैसी होगी और उसमें से सदस्य अध्यक्ष किस प्रकार से चुन के आएंगे। ठीक है, तो यहां तक तो कुछ खास चीज नहीं है, लेकिन मैंने आपसे क्या कहा कि राज्य का विधानमंडल तय कर रहा था कि इसमें कैसी संरचना होगी और सदस्य कैसे चुन के आएंगे। तो क्या कहा गया है कि ठीक है, राज्य का विधानमंडल सदस्यों के बारे में व्यवस्था कर सकता है कि कैसे चुन के आएंगे, लेकिन जो 4/5 सदस्य होंगे, मतलब इस समिति की टोटल सदस्य संख्या के 4/5 सदस्य जो होंगे वो कैसे आएंगे, तो एक तो कैसे आएगा, एक तो कहां से आएंगे, तो जो जिला स्तर पर पंचायत होती है जिसे आप जिला पंचायत कहते हो, जिला पंचायत के निर्वाचित सदस्य प्लस उस जिले की यानी जिले में नगरीय निकाय जितने भी हैं, निकायों के निर्वाचित सदस्य जो है, ये दोनों ही सदस्य जो हैं वो स्वयं में से क्या करेंगे, अपने में से ही क्या करेंगे, इन 4/5 सदस्यों का निर्वाचन करेंगे। यानी ये सदस्य जो निर्वाचित सदस्य होंगे इनके भी और इनके भी, ये स्वयं में से क्या करेंगे, ये 4/5 सदस्य इस समिति में चुन के भेज देंगे।
ठीक है। तो याद रखना यहाँ जिला स्तर की पंचायत यानी जिला पंचायत की कही जा रही है, जनपद पंचायत या ग्राम पंचायत का जिक्र यहाँ पे नहीं हुआ है। और जिले में जितने भी नगरीय निकाय होंगे वहां के क्या करेंगे, निर्वाचित सदस्य अपने में से, और यहाँ पे जिला पंचायत के निर्वाचित सदस्य अपने में से सदस्य भेजेंगे, ये 4/5 है ना। तो इस समिति की कुल सदस्य संख्या के 4/5 सदस्य ऐसे आएंगे, इन दोनों में से आएंगे। और वो भी किन में से, निर्वाचित सदस्यों में से। मैंने पदेन या मनोनीत की बात नहीं की है, ये सारे शब्द आपको अब समझ में आ रहे होंगे, हम पढ़ चुके हैं ये सारी चीजें, है ना। तो ये चीज कही गई है, तो ये याद रखना है कि ये 4/5 सदस्य ऐसे आते हैं। पहला तो यही याद रखना कि जिला योजना समिति में 4/5 सदस्य कैसे आते हैं, तो इस प्रकार से आते हैं। ये दूसरा याद रखना, यहाँ जिला पंचायत और नगरीय निकायों की बात की जा रही है, जिला पंचायत के भी निर्वाचित सदस्य, है ना। अच्छा, अब आपको लग रहा होगा कि ये इनमें जो है वो 4/5 सदस्य में तो इनके नगरीय निकायों के ज्यादा आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ सभी नगरीय निकायों की जिले में बात की जा रही है और यहाँ सिर्फ जिला पंचायत की बात करी जा रही है। तो नहीं, संविधान में कह दिया गया है कि जिले में जो है, भाई लाइट नहीं आ रही तो बड़ा पसीना आ रहा है, क्या कहा गया है कि जिले में जितनी भी जनसंख्या शहरी क्षेत्रों की और ग्रामीण क्षेत्रों की होगी उसके अनुपात में ही ये सदस्य चुन के जाएंगे। मतलब यदि ग्रामीण जनसंख्या ज्यादा है तो ग्रामीण जो जिला पंचायत से जो सदस्य जा रहे थे उनका अनुपात ज्यादा होगा, और यदि नगरीय निकाय नगरीय जनसंख्या ज्यादा है तो नगरीय क्षेत्र से जो सदस्य जा रहे थे उनका अनुपात ज्यादा होगा। ठीक है, तो 243 ZD, इसमें आप बहुत अच्छे से याद रखना कि ZD में जिला योजना समिति है। पहला तो ये याद रखना है, फिर 4/5 सदस्य का याद रखना है। एक चीज आपको ये याद रखना है कि इस समिति का जो अध्यक्ष होता है वो क्या करता है, जो भी अब ये क्या कर रही है, योजना बना रही है, तो इस योजना की सिफारिश वो किससे करता है, राज्य सरकार से। यानी योजना बना के ये सिफारिश के लिए राज्य सरकार को भेजता है, और कौन भेजता है, तो इस समिति का अध्यक्ष। ठीक है, तो इसमें ये याद रखना ZD में जिला योजना समिति। इसी के जस्ट बाद वाले अनुच्छेद में क्या है, महानगर योजना समिति। तो ZD और ZE दोनों ही अनुच्छेद बहुत अच्छे से याद रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला अनुच्छेद हमारा क्या है, 243 ZE, इसमें क्या है, महानगर योजना समिति। जो प्रत्येक महानगर क्षेत्र में क्या करी जाएगी, महानगर योजना समिति का गठन किया जाएगा। ZD में जिला योजना समिति, जैसा मैंने कहा आप लिंक करके याद रख सकते हो, ZD यानी जिला या डिस्ट्रिक्ट, और उसके लिए योजना समिति बन रही है। उसी के जस्ट बाद वाले अनुच्छेद में क्या है, महानगर योजना समिति है। तो इसकी भी 2-3 चीजें, ये अनुच्छेद तो बहुत अच्छे से याद होना ही चाहिए, है ना, इसको मत भूलना। और फिर आगे इसमें 2-3 चीजें कही गई हैं, तो इसमें भी सेम कहा गया है कि भाई क्या है, महानगर क्षेत्र में महानगर योजना समिति होगी और इसकी संरचना, सदस्य, अध्यक्ष किस प्रकार से चुन के आएंगे, वो सब राज्य का विधानमंडल यानी राज्य की विधायिका विधि बना के तय कर देगी। लेकिन ये चीज यहां भी मेंशन की गई है कि ठीक है, सदस्य कैसे आएंगे वो राज्य का विधानमंडल तय करेगा, लेकिन संविधान में कह दिया है कि भाई 2/3 सदस्य जो है वो कैसे आने चाहिए। मतलब इस महानगर योजना समिति की कुल सदस्य संख्या का 2/3 सदस्य कैसे आएंगे। तो एक तो कहा है पंचायतों के अध्यक्ष, अब देख रहे हो यहां पंचायतों के अध्यक्ष शब्द लिखा है, और यहां सिर्फ पंचायत शब्द लिखा है, मतलब तीनों तरह की पंचायतों के मुखिया की बात की जा रही है, तीनों तरह के पंचायतों के अध्यक्षों की बात की जा रही है। तो उनमें से प्लस जो उस महानगर क्षेत्र में जितने भी नगरीय निकाय आ रहे हैं, है ना, अब हो सकता है एक से ज्यादा, क्योंकि महानगर कब बनेगा, 10 लाख की जनसंख्या पे जाके महानगर बनता है ना। और हमने मध्य प्रदेश में क्या देख लिया था भाई कि 1 लाख प्लस जनसंख्या पे क्या बन जाएगा, नगर निगम बन जाएगा। तो यानी हो सकता है ये महानगर क्षेत्र में एक से ज्यादा नगर निगम आते हो, नगर पालिका तो एक से ज्यादा आएंगी ही सही, और नगर पंचायतें भी आती हूं। तो महानगर क्षेत्र में जितनी भी
जितने भी नगरीय निकाय आएंगे महानगर क्षेत्र में आने वाले नगरीय निकायों के निर्वाचित सदस्य। अब यहां अध्यक्ष नहीं लिखा है, यहां क्या लिखा है, निर्वाचित सदस्य। ये दोनों जो हैं अपने में से, ये दोनों जो हैं ये भी और ये भी अपने में से, स्वयं में से ये 2/3 सदस्य चुन लेंगे। ठीक है, ये याद रखना कि जिला योजना समिति में 4/5 सदस्य की कही जा रही है और यहाँ 2/3 सदस्य की कही जा रही है ना। और ये कम से कम है ना, मतलब कम से कम इस समितियों में इतने तो होने ही चाहिए। इससे ज्यादा हो जाए तो भी कोई बात नहीं है, जैसा राज्य का विधानमंडल वहां विधि बनाए, हो सकता है वो विधि बना दे कि सभी इनमें से ही आएंगे, लेकिन ये बात यहाँ पे स्पष्ट कर दी थी कि कम से कम जो है इतने सदस्य तो इस प्रकार से आना चाहिए, संविधान में ये कहा था। तो देखिए डिफरेंस, देखिए ये बात मत भूलना, इसलिए मैं इसका रिवीजन आपको दोबारा से करा रही हूं, नहीं तो मैं सिर्फ शॉर्ट पढ़ा के चली जाती। ये बात याद रखना कि वहां पे क्या कहा गया था, जिला पंचायत के निर्वाचित सदस्य, और यहाँ तीनों तरह की पंचायतें जो है उनके अध्यक्ष यानी उनकी मुखियाओं की बात कर रही है। तो इन मुखियाओं में से स्वयं में से सदस्य भेजे जाएंगे, है ना, इस समिति में। और महानगर क्षेत्र में जितने भी नगरीय निकाय आएंगे उनके निर्वाचित सदस्य, यहाँ निर्वाचित सदस्यों की बात की जा रही है, यहाँ अध्यक्षों की बात नहीं की जा रही है। तो वो सदस्य स्वयं में से वो लोग भी चुन के इस समिति में भेजेंगे। ठीक है, तो ये याद रखना, डिफरेंस याद रखना। वहां यहाँ तो निर्वाचित सदस्य ही थे नगरीय निकायों के, लेकिन यहाँ ये चीज बदल गई है, वहां जिला पंचायत के निर्वाचित सदस्य थे और यहाँ पंचायतों के अध्यक्ष हैं, है ना, यानी वहां ओनली जिला पंचायत की बात की जा रही थी, यहाँ तीनों स्तर की पंचायतों की बात की जा रही है। ठीक है, इसमें भी सेम होता है, जो अध्यक्ष होता है इस कमेटी का वो क्या करता है, इसकी जो भी योजना की जो भी सिफारिश होती है वो किससे करता है, राज्य सरकार से करता है। ठीक है, तो ये याद रखना कि राज्य सरकार से करता है, अध्यक्ष सिफारिश करता है और किससे, राज्य सरकार से। तो ये दो चीजें इसमें याद रखने वाली थी, इसलिए बता दी। तो ये अनुच्छेद बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से याद रखना है इनको। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला अनुच्छेद क्या है, तो ये कुछ खास नहीं है, याद रहे तो रख लेना। क्या है, अनुच्छेद 243 ZF। क्या है भाई ये, इसमें कहा गया है कि विद्यमान विधियों का या विद्यमान नगर पालिकाओं का बना रहना। जैसे हमने पंचायतों के लिए देखा था, वैसा ही यहां पे कहा गया है, क्योंकि भाई क्या था, नगरीय निकायों को 74वें संविधान संशोधन के बाद संवैधानिक दर्जा मिला था। तो संविधान में कहा कि भाई जो पहले से नगरीय निकाय थे या पहले से नगर पालिकाएं जो थी वो भी बनी रहेंगी, और वो सेम चीज कही थी कि इस अधिनियम के लागू होने के 1 वर्ष तक, और उससे पहले यदि आप विघटित कर देते हो तो अच्छी बात है, नहीं तो 1 साल के बाद फिर आपको इस संविधान में जो व्यवस्था की गई है, संविधान संशोधन के तहत जो संविधान में व्यवस्था की है उसके अकॉर्डिंग आपको अपने यहाँ प्रावधान करने होंगे, हर राज्य को, ये कहा गया था, है ना। तो ये कुछ खास नहीं है, याद रह जाए तो ठीक है। 243 ZG में क्या है, तो इसमें भी यही कहा गया है कि न्यायालय हस्तक्षेप नहीं करेगा काय में, तो नगर पालिकाओं के चुनाव संबंधी कोई भी मामला उठता है उसमें। है ना, तो जैसा उसमें कहा गया था कि भाई पंचायतों के जो मामले आएंगे निर्वाचन संबंधी उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता न्यायालय, वैसे यहां भी नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये चीजें कही गई हैं, ये अनुच्छेद हमारे पूरे हो गए हैं नगरीय निकायों के संबंध में। मैं उम्मीद करती हूं कि आपको ये अनुच्छेद याद हो गए होंगे। अब हम 2 बार देख चुके हैं इनको, यदि नहीं हुए हैं तो एक बार लेके फिर से बैठ जाइए, और जब तक अच्छे से याद नहीं हो जाते,
कुछ जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो तो बहुत अच्छे से रट ही लो, मतलब है ना, उसके लिए तो कोई विकल्प नहीं है, उनको तो रट के ही रखो। जो थोड़े कम इंपॉर्टेंट हैं, जैसे ये दोनों अनुच्छेद हैं, उनको एक बार हेडिंग सहित याद रहते हैं तो ठीक है, एक भूल भी जाओगे तब भी चलेगा, ठीक है। तो ये अनुच्छेद हमारे कंप्लीट हो गए आज के, उसमें हम ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं। थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए। हो सकता है 19 को आपका पेपर ही हो। आई विश आप सबका पेपर अच्छा जाए और सभी को ऑल द बेस्ट। अपना बेस्ट देना। सफलता असफलताएं लगी रहती हैं, आज आपकी बारी तो कल किसी और की बारी, तो ये सब तो चलता रहता है। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि मेहनत आपकी कभी बेकार नहीं जाती, वो कहीं ना कहीं आपके लिए काम आती ही है। तो अपना पूरा 100% दीजिए, अपना पूरा अच्छे से प्रयास कीजिए। यदि 19 को होता है तो अगले अगले वीडियो में हम 19 के बाद ही मिलेंगे। तो ये अनुच्छेद आप अच्छे से याद कर लीजिए, जो 2-3 टॉपिक मैंने बताए हैं, यदि वो आपने अभी तक नहीं पढ़े हैं तो एक बार उनको भी देख लीजिए और अच्छे से देके आइए पेपर। तो थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, यदि किसी को जरूरत है तो उसे शेयर कर दीजिए, और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और यदि आप ऑलरेडी सब्सक्राइबर हैं तो थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। थैंक यू सो मच।